So that is how we'll work with it. All right. So starting with the, I'm just doing some random questions and I will try to cover as many questions as possible जिसमें कि हम जो हैं वो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के ऊपर वर्किंग कर सकें, तो वो देखते हैं. अगेन डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक बिकॉज सबसे आसान इसी से ही है समझना और सब चीज़ें. सो फॉर द क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर सबको प्रॉब्लम हो भी रहा होता है, उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे, बात भी हो रही थी. सो अ क्वेश्चन लाइक दिस इज May June 22 paper 2 variant 2 question. So I'll go step by step. मैं थोड़ा समझाऊंगा इसी से ही. आई जे इन जनरल सबको पता है, बट फिर भी हम कहाँ कहाँ पे फंस सकते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं. So it just says in this question I is a unit vector due east and j is a unit vector due north. ठीक है. So we already understand that generally the vectors are defined in this manner, where I is the unit vector due east and j is the unit vector due north. Generally ऐसे ही होता है, define नहीं भी करते तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. A cyclist rides at a speed of 4 meter per second on a bearing of 15 degrees. So a cyclist rides at a speed of 4 meter per second on a bearing of 15 degrees. Write the velocity vector of the cyclist in the form xi plus yj. देखें, you are being provided with speed. स्पीड आपको गिवन है, ये सब देखते जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगेंगी ये बहुत रिपीटेटिव होती हैं, बट समझ इजीली आ जाएगा. सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन लिख दिया मैंने इसमें. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द डायरेक्शन. नाउ combining these values will create a vector. That is what we understand. अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइन कर लेते हैं तो वेक्टर बन जाता है. नाउ द नेम ऑफ द वेक्टर, मैंने आपको दो वेक्टर्स बताए थे. मैंने एक कहा था पोजीशन वेक्टर और एक हम बात करते थे डायरेक्शन वेक्टर की. देखिए, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ऑफ द टाइप ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी. ये पोजीशन वेक्टर्स होते हैं. डायरेक्शन वेक्टर्स कैसे होते हैं? ए बी, टू अल्फाबेट्स बेसिकली. ओ ए ओ बी भी दो ही अल्फाबेट्स हैं, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन वी जस्ट काउंटेड एज के ओके इट्स जस्ट वन अल्फाबेट. सो ओ टू ए, ओ टू बी, ओ टू सी, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. पोजिशन वेक्टर्स आर द वन एज इन ए बी, बी सी, ए ई, because they travel from one point to the other point to identifying the direction values. Just to give you a perspective, not directly related to this, but for example, अगर वेक्टर ऐसे बना हुआ है, let's just say this is O, this is A, this is B. ये जो दो लाइंस हैं, these are position vectors. ये जो डायरेक्ट वैल्यूज निकल रही हैं O से, ये position vectors हैं. अगर आप इनको कनेक्ट करके एक नया वेक्टर बनाएंगे, दैट इज व्हाट यू कॉल द डायरेक्शन वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन वेक्टर नाउ टेल्स यू हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी. तो जो आपको ऑलरेडी गिवन पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कराता है वेक्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल द डायरेक्शन वेक्टर. अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर इट्स नॉट व्हाट द पोजीशन वेक्टर इज और डायरेक्शन वेक्टर इज. इस सिचुएशन में इसमें नाम दिया वेलोसिटी वेक्टर. नाम तो मुसलसल चेंज करते रहेंगे ना, नाम तो चेंज होगा. वेलोसिटी वेक्टर तो आपका मूवमेंट वाला वेक्टर है, जिस वेक्टर से आप मूव कर रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी समझ रहे हैं ना. वेक्टर तो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली द वैल्यू इज रिटन एज इन द आई जे फॉर्मेट, बट टेक्निकली इट इज वेलोसिटी. डायरेक्शन बता दी है, मैग्नीट्यूड बता दिया. अब आप क्या करें यहां पर, आपने बनाया इन दोनों वैल्यूज को लेके एक प्लस का साइन. सो वी मेड अ प्लस साइन. With this plus sign, I started from 0, the origin value. It says the speed is 4 meters per second on a bearing of 15. ये north है. This is your bearing of 15, approximately. वो इस bearing पे travel कर रहा है with a speed of 4 meters per second.
So whenever they provide you with a magnitude and a bearing, in one sense आप कह सकते हैं कि they are actually providing you with the hypotenuse. आप ऐसे समझ लें, although it's not directly, I wouldn't say कि, बट याद रखने के सेंस में आप कह सकते हैं कि it's the hypotenuse that they are providing you, कि भाई ये है 4 मीटर पर सेकेंड. सो अब 4 मीटर पर सेकेंड hypotenuse आ गया. यू वांट द वैल्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ आई एन जे. तो वो आई और जे का क्या मतलब है? आई और जे का मतलब ये है, वो टेक्निकली आपसे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होगा या आई और जे की वैल्यू क्या होगी, वो हम निकाल सकते हैं. इफ यू आर गिवन द हाइपोटेन्यूज एंड यू हैव द एंगल आल्सो, तो आप वर्किंग कर सकते हैं बहुत इजीली. आप देख लें आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है. जो आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकालेंगे वो आई के लिए आ जाएगी, जो वर्टिकल वैल्यू निकालेंगे वो जे के लिए आ जाएगी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना वेरी इजी, कोई मसला ही नहीं होता. आप लिखेंगे 4 cos 75. इट्स जस्ट द यूज ऑफ साइन एंड कॉस. और इसका जो जे वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 sin 75. सो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू के साथ आई आ जाएगा, इन द सेंस अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, 4 cos 75 I प्लस 4 sin 75 J. क्या कभी इन पे प्लस माइनस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. द रीजन आई ड्रॉ दीज वैल्यूज इज ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट कर दिया, उस सिचुएशन में आई बिकम्स नेगेटिव एंड देन ऑब्वियसली दिस बिकम्स पॉजिटिव. अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए देन बोथ आर नेगेटिव. अगर आप फोर्थ में चले गए, आई इज पॉजिटिव, जे इज नेगेटिव. वो तो आपको कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा ना. यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट. आप क्या क्या याद रखेंगे? सो 4 cos 75. Cos 75 is what? Cos 75 को हम कुछ कह सकते हैं, कोई ऐसा नाम? It just says write the velocity vector. I think this should be the answer. Can anyone verify if this is the answer? और मे बी डेसिमल्स में लिख दें, √6 - 2. स्ट्रेंज. ये कैसी वैल्यू है? हो सकता है. या मुझे फाइनल आंसर बता दें क्या आ रहा है. फाइनल वैल्यू बता दें. पूरी स्टेटमेंट की आई एन जे फॉर्मेट में. ऑलराइट. आई थिंक आंसर कोई बता नहीं रहा, अब ये टाइम बहुत लगेगा. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट बी. ऑलराइट, इट सेज a vector of magnitude 6 on a bearing of 300. By the way, जब आप आई और जे फॉर्मेट में ऐसे वेक्टर लिखते हैं, नाउ दिस इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, सो यू हैव टू राइट मीटर पर सेकेंड. सो √6 - 2I प्लस √6 प्लस 2J. दिस इज योर आंसर. इस फॉर्मेट में ही लिखें. मीटर पर सेकेंड लगेगा इसके साथ, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर. नाउ नेक्स्ट. अच्छा, a vector of magnitude 6 on a bearing of 300 is added to a vector of magnitude 2 on a bearing of 230 to give a vector V. Find the magnitude and the bearing of. That's fine. सही है. Find the magnitude and the bearing of. आप में से किसी ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है, that's fine. और that's fine, वो भी सही है. उन्हें लिखा हुआ है ना, और इक्विवेलेंट. मैं इसीलिए आपसे कह रहा था आप कॉस के फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं. सो द मार्किंग स्कीम सेज कि आप यू कैन लीव इट इन द कॉस फॉर्मेट.
उसका रीजन ये है कि इट सेज राइट। सो राइट के केस में यू कैन ऑलवेज लीव योर आंसर इन द फॉर्मेट दैट्स गिवन। कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है इसको, बट कन्वर्ट कर भी देंगे तो भी ठीक है। अच्छा, a vector of magnitude 6 on a bearing of 300 is added to a vector of magnitude 2 on a bearing of 230. To give a vector v, find the magnitude and the bearing of v. इसको कनेक्ट करने के लिए we will work with the I and J technique. सेम टेक्निक। अब ये देख लीजिए, a vector of magnitude 6। अब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 एंड इट इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 300। 300 अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर आएगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ। This is a magnitude of 6. The bearing is 300. Now, if it's a bearing of 300, obviously मेरा concern 300 से नहीं है. My concern is with this part, which is 30 degrees. Obviously. And then this is J, and then this is negative I. So whatever comes out of the denominator, the base value has to be a negative value. अभी ज़रूरत नहीं है. Let's just keep it as 6 cos 30 degrees. And let's keep this as 6 sine 30 degrees. ठीक है. Now when you write this vector, you get 6 cos 30 with a negative sign I plus 6 sine 30 j. If I simplify it, I get minus 6 cos 30 is root 3 upon 2. So you get negative 3 root 3 I plus 3j. अभी तो ये वेक्टर आया है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसको आप वेक्टर नंबर 1 कह लें। इज दिस अ वेलोसिटी वेक्टर? इज दिस अ वेलोसिटी वेक्टर? नो इट्स नॉट। आई मीन वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता ना मैग्नीट्यूड ऑफ 6 का क्या मतलब है। देखें, आप में से अभी कुछ दिन पहले भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग दिस कि वो एक डिफरेंट फॉर्मूला है, उससे वेलोसिटी वेक्टर निकल आता है। मैं उस बात को भी एड्रेस करूंगा, मैंने तब भी ये बात कही थी, मैं अभी भी वही बात कह रहा हूँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला गिव्स यू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू कैलकुलेट। अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अब आप चाहें उससे वेलोसिटी निकालें चाहे डिस्टेंस निकालें, वो तो आपको देखना है ना। यहां लिखा हुआ है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डिस्टेंस भी हो सकता है, अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 वेलोसिटी भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन स्पीड का होता तो वो आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहे होते, बस इसी का नाम चेंज कर देते हैं। मेथोडोलॉजी तो सेम है ना। मैं आपको एक डायरेक्शन के अंदर एक लाइन का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करूंगा तो आप हर जगह यही करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। पार्ट ए में बात हो रही थी स्पीड टू वेलोसिटी की, तब भी हमने यही किया था। दूसरे पार्ट में दे हैवंट स्पेसिफाइड एनीथिंग, इट ओनली सेज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6, यहां भी यही कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको तो एक मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है ना, वॉट एवर देर आस्किंग फॉर। आपको तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन है, मुझे तो अपना आई और जे का वेक्टर निकालना है। Why are we taking 30 degrees and not 60 degrees? 360 minus 300. I'm not doing 360 minus 300. मैं इसको दूसरी साइड से फॉलो करा रहा हूँ। मैं 270 के बाद आई एम ओनली टेकिंग 30 डिग्रीज। इफ यू वांट टू टेक 60 डिग्रीज तो वो फिर प्रोजेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी ना। अगर आपको 60 डिग्रीज लेना है तो फिर तो आप इस ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे। अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो कर सकते हैं, बट दैट विल जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द ट्राइंगल दैट वी यूजुअली आर accustomed टू वर्क विद। हमें जनरली आदत होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यू से वर्किंग करने की, इसलिए मैं इस एंगल को फोकस करता हूँ। अगर आपको इस एंगल को फोकस नहीं करना तो आप इसको फोकस करें। उस सिचुएशन में फिर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, सो दैट विल सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ कंफ्यूजन कि हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर, वर्टिकल लाइन बेस। इट्स ऑलवेज अ गुड टेक्निक कि आप स्टे करें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ताकि परपेंडिकुलर बेस सही से बैठे फिर आपका। देखिए, सबने अपने जहन में थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर ली होती है कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू कॉस है, वर्टिकल वैल्यू साइन है। ख्याल फिर भी करें, बट इट्स अ गुड माइंड मैपिंग। अब अगर आप इस फॉर्मेट पे जाएंगे ना तो फिर ये हो जाएगा कॉस, बट ये फिर आई को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसको, ये जे को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग वैल्यूज यूज करनी पड़ेंगी फिर आपको, ये साइन हो जाएगा। 6 साइन थीटा, 6 कॉस थीटा, फिर कंफ्यूजन होगी।
ऐसे याद रखें, ज़्यादा इजी है। एनीवे, उसके बाद वो कह रहे हैं इट इज एडेड टू अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ऑन अ बेरिंग ऑफ 230। सो ऑन अ बेरिंग ऑफ 230 इसका मैग्नीट्यूड 2 है। मैग्नीट्यूड 2 ऑन अ बेरिंग ऑफ 230, 230 बेरिंग यहाँ कहीं पर होगी, मतलब दिस इज 230 एंड द मैग्नीट्यूड इज 2। अगेन आई एम कंसर्न विद दिस एंगल, क्योंकि मैं एंगल हमेशा कोशिश करता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ लूँ। सो अगर आप 230 की बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, आई अंडरस्टैंड कि ये टोटल वैल्यू 270 है, आउट ऑफ दिस इज 230, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद दिस इज द आई वैल्यू एंड दिस इज द जे वैल्यू। मुझे चाहिए 2 cos 40i, दोनों वैल्यूज माइनस में होनी चाहिए, एंड देन -2 sin 40j। इसका आंसर बताएंगे प्लीज क्या आ रहा है? आई मीन ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, वो क्या पूछ रहे हैं, अब रुक जाएं, मैं आपको बताता हूँ वो हम ही काम कैसे करें। देखें, इसमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द बेरिंग ऑफ v। नाउ फॉर द मैग्नीट्यूड ऑन द बेरिंग ऑफ v, व्हाट आर वी सपोज टू डू? आप दोनों वेक्टर्स, इसको कह लें वेक्टर नंबर 2। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई नीड टू ऐड द टू वेक्टर्स फर्स्ट। पहले इनको ऐड कर लेते हैं। एडिंग द टू वेक्टर्स, सो आई हैव -3√3 and 3 -2 cos 40 -2 sin 40। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, आई जे की तो अभी जरूरत नहीं है ना, रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हम। So these are the decimal values. If you can just tell me the decimal values for these values क्या आ रही हैं? Just want to know these values so that I can decide कि मैंने वेक्टर कैसा बनाना है। I just want to know these values. This is नहीं, I haven't, I'm just taking the values। मैंने तो अभी से कुछ भी नहीं किया। और आप मुझे सिर्फ ये बता दें इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है। I'm just taking the first value and the second one. Okay, so the first one is -6.728 and the second one is, I still won't be using these values। मैं बताता हूँ अभी कि मैं किस तरह काम करना चाह रहा हूँ इस पे। Second one is 1.71, so now I understand one is negative and the other is positive। अच्छा, now with the magnitude and the direction, working with the magnitude, I would recommend कि आप कैलकुलेटर के अंदर ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वर्किंग करें so that you get the best possible answer। How to work with the magnitude, ये सब given है। -3√3 -2 cos 40 whole square, 3 -2 sin 40 whole square। ये निकालने बस क्या आ रहा है। 6.94 units। Why units? Because I don't have a specific unit for it। मेरे पास ना मीटर है ना मीटर पर सेकंड गिवन है ना distance given है, so the only thing I can do is just write it as a unit। That's what I did। So I have this value। Now let's move on from this value, and now the second part, we have the magnitude, I need the direction also। ऊपर लिखा हुआ है find the magnitude and the bearing of v। अब ये देख लें प्लीज। देर इज अ रीजन कि मैंने आपसे ये ऐसे कन्वर्ट करा लिया था, जस्ट टू गिव मी एन आइडिया कि मैंने प्लॉटिंग किस तरफ करनी है। सो विद दिस आई नो द प्लेसमेंट ऑफ द लाइन नाउ। It says -6.28, that would be somewhere around here,
and positive 1.71. That will obviously be the value at the top. Now, we always start from the center because it's not about the center, it's just that it's a single vector. हम तो सिर्फ reference बना रहे हैं उसका. So this is the point that I'm focusing on. तो मुझे जीरो से इस वेक्टर को कनेक्ट करना है ऐसे. ये मैंने कनेक्ट कर दिया. This is what you already know, 6.94. This is north. और जो आप बेरिंग ढूंढना चाह रहे हैं वो बेरिंग ये है. Bearing is always measured from the north and it is always measured clockwise, and obviously till the point that we are trying to calculate. We won't be able to calculate this complete bearing because ye theta hai and this value is 270. So whatever theta I get, I need to add 270 to it. So it's technically 270 plus theta. अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? Tan inverse. So I will start with, देखें अब आप क्या करें, try to work with the values as accurately as possible. आप स्टार्ट करें tan थीटा इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर. वेल आई विल गो विद दिस. आपको अगर डेसिमल्स यूज करने हैं आप कर लें. मे बी योर आंसर एंड माई आंसर इज द सेम. आई वुड स्टिल गो विद द डेसिमल वैल्यू. एंड वन थिंग दैट आई विल डू इज, देखें जो भी क्वाड्रेंट कैलकुलेशन है ना और जो भी प्लस माइनस कैलकुलेशन है वो मैं ऑलरेडी अपने एंड पे कर चुका हूँ. सो यू डोंट हैव टू डू दिस नेगेटिव वाला पार्ट. आप माइनस कंसिडर मत करिएगा, ये कंसिडरेशन वगैरह हम सब कर चुके हैं. ये आप में से जो एस साहब हैं, आई डोंट नो कौन है, आप मुसलसल कैलकुलेशन कर रहे हैं और लेफ्ट राइट गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं. अभी आपने जो टैन निकाला ये भी गलत निकाला है. इतना तेज कैलकुलेशन नहीं करें, मेरे ख्याल है समझ लें ज़्यादा बेहतर है. अभी हम पेपर में नहीं हैं, पेपर देने में टाइम है अभी थोड़ा सा. अच्छा, इस वैल्यू का टैन इनवर्स निकाल के मुझे थीटा का आंसर बताएगा क्या आ रहा है. ओके. सो कैलकुलेशन करो बेटा, बट एक उसमें करें ना, मतलब गलत हो रही है बार बार कैलकुलेशन. दिस इज द थर्ड आंसर दैट यू हैव गिवन रॉन्ग. अब बताएं. करें आप कैलकुलेशन, बहुत अच्छी बात है, बट पहले समझ लें, देख लें. ये अब ऑनलाइन क्लास में इतनी गलतियां हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए ना. बताइए. थीटा. थीटा थीटा नॉट द फाइनल आंसर. 14. इट कांट बी 14 एग्जैक्टली. क्या आ रहा है? 14.29. तो फिर आप 14 पे क्यों राउंड कर रहे हैं इसको? शुड बी 14.3. इट्स राउंडेड टू वन डेसिमल प्लेस. अब सही है. सो इट्स 270 प्लस 14.3. बेटा राउंडिंग्स वगैरह का बहुत ख्याल रखें. सो योर बेयरिंग विल बी 284.3. सो इट्स ऑन अ, find the magnitude and the bearing of V. So the magnitude is now 6.94 on a bearing of 284.3. This is what it is. Is this clear? नहीं. Non-exact answers are given to three significant figures. Non-exact answers are given to three significant figures. Angles are rounded to one decimal place. दोनों ही कंडीशंस अलग अलग हैं. इट्स नॉट -14.29. आई जस्ट मैंशन हम कभी भी थीटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं करते, ना ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं. आई मीन दिस इज हाउ आई टीच इट. मैं ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको मना करता हूँ कैलकुलेटर में माइनस मत लगाया करें, एंड द सेम आई वुड प्रेफर फॉर दिस ऑल्सो, बिकॉज आपको जो कैलकुलेशन करनी है ना फॉर द मूवमेंट ऑफ द वेक्टर, वो आप खुद से कर चुके हैं ऑलरेडी. आपका कंसर्न अब प्लस माइनस है ही नहीं. योर कंसर्न इज जस्ट दिस स्मॉल ट्रायंगल.
सो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, हम हमेशा प्लस के साथ जाते हैं। एक मेथोडोलॉजी याद रखें ताकि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप ये याद रखेंगे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्लस माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाना, और दी अदर वे राउंड, तो ये हमेशा मसला रहेगा। एक मेथोडोलॉजी याद रखें कि भाई प्लस माइनस वाला काम मैं मैनुअली कर लूंगा खुद से, मैं कैलकुलेटर में सिर्फ प्लस लगाऊंगा। अदरवाइज द कैलकुलेटर विल गिव यू अ डिफरेंट आंसर एवरी टाइम। कोई भी कैलकुलेटर होगा, कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे जाएगा, हर कैलकुलेटर अलग आंसर देगा। तो ये नहीं करें। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आई कम बैक टू दिस ये मिसाइल वाला क्वेश्चन, बट फर्स्ट आई वांट टू डू सम अदर वंस आल्सो लाइक दिस वन। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है। सो इट सेज द टाउन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे। द टाउन ऑफ कैम्बली इज 5 किलोमीटर्स ईस्ट एंड P किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ एडविन टाउन। अच्छा, जब भी हम वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेक्टर्स में दो तीन टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, राइट? वन टाइप इज द वन दैट वी जस्ट डिड। इसके अंदर इट्स नॉट अ सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब इसमें कोई एक स्टोरी नहीं होती, ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट वेयर यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग एन आई जे वेक्टर टू अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैं इस पर लिख देता हूं, देखें। इस क्वेश्चन के अंदर आप जो हैं वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कन्वर्ट करते हैं आई जे में, और दी अदर वे राउंड। एक ये टाइप होती है क्वेश्चंस की, आई जे में ले जाएं वापस ले आएं यूनिट वेक्टर निकाल दें, एक ये टाइप होती है। दूसरी टाइप जो होती है ना, वो ये है, वेयर दे गिव यू अ सिचुएशन टू वर्क विद। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज मैटर करेंगी? ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा विच इज मूविंग फ्रॉम वन वैल्यू टू द अदर, यहां मैटर करेगी ओल्ड पोजीशन, यहां शायद मैटर करे न्यू पोजीशन। अब यहां पे ये बातें होंगी फिर, ओल्ड पोजीशन, न्यू पोजीशन, मे बी कोलिजन आ जाए, मुझे नहीं पता, अभी देखता हूँ। इंटरसेप्शन आ जाए, कोलिजन आ जाए, ये बातें होंगी इस क्वेश्चन के अंदर। सो वो कह रहे हैं द टाउन ऑफ कैम्बली इज 5 किलोमीटर्स ईस्ट एंड P किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ एडविन टाउन। सी वेन एवर यू स्टार्ट विद दीज क्वेश्चन, वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ कि इनका रेफरेंस पॉइंट क्या है। व्हाट्स द रेफरेंस पॉइंट? इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ अ शिप, फॉर एग्जाम्पल, शिप के लिए जनरली रेफरेंस पॉइंट होता है पोर्ट, या रेफरेंस पॉइंट होता है लाइट हाउस, जहां से खड़े होकर मेजरमेंट की जा रही होती है। इस क्वेश्चन के अंदर जो अभी की स्टेटमेंट से पता चल रहा है, वो इसका रेफरेंस एडविन टाउन है। कैसे पता मुझे? द टाउन ऑफ कैम्बली इज 5 किलोमीटर्स ईस्ट एंड P किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ एडविन टाउन। तो ऑफ एडविन टाउन मतलब रेफरेंस एडविन टाउन हो गया। सो दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ कैम्बली फ्रॉम एडविन टाउन इज 5,000 and 1,000 P मीटर्स। मतलब जहां जिसको आप ओरिजिन कहते हैं उसको वो एडविन टाउन कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं अगर कोई एडविन टाउन से 5 किलोमीटर्स ईस्ट जाए और फिर उसके बाद P किलोमीटर्स नॉर्थ चला जाए, ये चले गए 5 किलोमीटर्स ईस्ट, P किलोमीटर्स नॉर्थ, तो आप पहुंच जाएंगे कैम्बली। दिस इज व्हाट दे टेलिंग अस। अगर आप ऐसे ट्रैवल करें तो आप कैम्बली पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूं। सो सी की वैल्यू फ्रॉम एडविन टाउन से सी जाना इज 5,000 and 1,000 P। ये आई और जे में भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी गिवन हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की वैल्यू है। नाउ देन इट सेज, अब देखें स्टेटमेंट पे गौर करिएगा प्लीज। मंजीत सेट्स आउट फ्रॉम एडविन टाउन। सो मंजीत हैज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्ट। पोर्ट वाली बात ना, मंजीत ने जीरो से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से। उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है एट द सेम टाइम एज राज सेट्स आउट फ्रॉम कैम्बली। अब मंजीत ने स्टार्ट किया है ओरिजिन से, राज ने स्टार्ट किया है कैम्बली से।
सो राज ने जहां से स्टार्ट किया है वो दूर से स्टार्ट कर रहा है, मतलब वो यहां से शुरू कर रहा है कैमरी से। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं मंजीत सेट्स आउट फ्रॉम एडविन टाउन ऑन अ बेरिंग ऑफ 20 डिग्रीज एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो इफ समबडी, इफ सम, देखें दो मूवमेंट वाली वो है ना, दो एंटिटीज हैं, मंजीत एंड राज। किसी भी एंटिटी की अगर मूवमेंट हो रही हो, अब इसको इन सब चीजों को इस ऑर्डर में समझ लें ताकि सबको समझ आ जाए। किसी भी एंटिटी की अगर मूवमेंट हो रही है तो इट नीड्स टू हैव वट एवर द एंटिटी इज, वट एवर द वैल्यू इज, कोई भी है, एक्स कंसिडर कर लें, इसकी कोई ओल्ड पोजीशन होनी चाहिए, इसकी न्यू पोजीशन होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, और उसमें टाइम इन्वॉल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आप इसमें से मुझे दो प्रोवाइड कर देंगे तो थर्ड मैं खुद निकालूंगा, समथिंग लाइक दिस। किसी भी वैल्यू की ये सब चीजें होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंजीत इन दिस केस। मंजीत की ओल्ड पोजीशन क्या है? 0 0। क्यों? क्योंकि उसने एडविन टाउन से स्टार्ट किया है, एडविन टाउन इज द रेफरेंस। उसने जीरो, तो उसकी ये है ओल्ड पोजीशन। अच्छा, मंजीत की न्यू पोजीशन पता है? नहीं पता ना। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो तो कह रहे हैं वो तो बात की बात है, अभी तो फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। डेटा तो नहीं दिया हुआ। और कुछ दिया हुआ है? मंजीत सेट्स आउट फ्रॉम एडविन टाउन ऑन अ बेरिंग ऑफ 20 एट ए स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। मंजीत का वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए डिटेल्स दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है, डायरेक्शन भी दी हुई है। सो मैं मंजीत का वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट इट सो एज टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन फॉर मंजीत। ठीक है। अच्छा, उन्होंने लिखा भी यही है। यहां लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ राज रिलेटिव टू एडविन टाउन आफ्टर T सेकेंड्स। ठीक है। मंजीत के लिए भी निकालना पड़ेगा, मैंने ज्यादा बात मंजीत वाले केस की कर दी है, अभी इतनी जरूरत नहीं थी शायद, बट अगेन उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। सो उसकी जो बेरिंग है वो 20 है एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, so that her position vector relative to Edwin Town after T seconds is given by 2.5t cos 70, 2.5t cos 20। ये क्या है? ये उसकी न्यू पोजीशन है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मंजीत। कैसे है ये न्यू पोजीशन? ये न्यू पोजीशन ऐसे है क्योंकि अगर आप इसमें टाइम की जगह पे 1 रख देंगे तो इट विल गिव यू हर पोजीशन आफ्टर 1 आवर। अगर आप यहाँ टाइम की जगह 2 पुट कर देंगे दैट विल गिव यू द हर पोजीशन आफ्टर 2 आवर्स। अगर आप टाइम की जगह 3 रख देंगे दैट गिव्स यू हर पोजीशन आफ्टर 3 आवर्स। 4 रख देंगे तो हर पोजीशन आफ्टर 4 आवर्स। सो दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर बिकॉज दैट्स द न्यू पोजीशन। आप एक जगह से स्टार्ट हुए, 2 घंटे के बाद जहां जाके रुकेंगे वो आपकी न्यू पोजीशन हो जाएगी ना। और जो आपको 2 घंटे ट्रैवलिंग के अंदर वेलोसिटी लगी है दैट विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर। सो इट्स लाइक फॉर एनी पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, this is their old position, this is their velocity vector multiplied with t, कितनी देर लग रही है उनको पहुंचने में, और ये उसकी न्यू पोजीशन होती है। ऑल्सो तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है, दिस इज द न्यू पोजीशन वेक्टर बेसिकली। सो आप एक वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते रहते हैं वैल्यू, तो आपके पास इवेंचुअली एक नया पोजीशन वेक्टर बन जाता है। उन्होंने एक पोजीशन वेक्टर यहां पर आइडेंटिफाई कर दिया विच इज 2.5t cos 70, 2.5t cos 20। मैं उसको लिख के बता देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो मंजीत की जो पोजीशन आ रही है वो है 2.5t cos 70। अच्छा, अब एक चीज में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों कॉस में क्यों है, मैं भी उसका रीजन भी दे देता हूँ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट लेट्स टॉक अबाउट इट। और वो ये है कि अगर ये काम हमें करना होता, अभी तो नहीं करना, बट अगर ये काम हमें करना होता
देखें येलो पार्ट देखें, मंजीत इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 20 डिग्रीज एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये काम मुझे करने के लिए कहते हो आप, तो मैं क्या करता? मैं ये करता, मैं एक प्लस बनाता यहाँ पर, मंजीत के लिए मैं बनाता 2.5 मीटर पर सेकेंड की लाइन ऑन अ बेरिंग ऑफ 20। सो बेरिंग हो जाती 20 और इसका मैग्नीट्यूड होता 2.5। तो मैं ये निकालता 2.5 साइन 70, और ये मैं निकालता 2.5 कॉस 70। दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। मैं ये करता। अब होता फिर क्या, अगर आप मुझसे कहते कि मंजीत के लिए एक पूरा वेक्टर बनाएं, तो मैं कहता जी मंजीत की न्यू पोजीशन, मंजीत, अब ये वाली सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। मंजीत के लिए अगर न्यू पोजीशन का वेक्टर बनाना होता तो आई वुड हैव डन ओल्ड पोजीशन विच इज 0 0। याद होगा आप लोगों को, न्यू पोजीशन इज इक्वल्स टू ओल्ड पोजीशन प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय हर वेलोसिटी। आप मुझे इनकी वेलोसिटी देख के बताएंगे क्या वैल्यू आ रही है? इनकी वेलोसिटी है 2.5 साइन 70, 2.5 कॉस 70। ये है हर वेलोसिटी। इफ यू कंबाइन दीज वैल्यूज यू गेट 2.5 t साइन 70। साइन 70 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? वी ऑल नो दैट एक्यूट एंगल के अंदर साइन 70 और कॉस 20 का एक ही आंसर होता है। अरे मैंने क्या लिख दिया है, ये तुम लोग बता भी नहीं रहे। कॉस 70, 2.5 t, एज आई जस्ट मेंशन साइन 70 कॉस 70 सेम होता है। तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, बात वही आप देखें, अगर वो मुझसे भी कहते और ये हम हमें बनाना होता, मे बी इफ वी वर प्रोवाइडेड विद लाइक 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता, और वो आपसे कहते कि ये बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते थे, ये बन गया। अब वाई हैव आई टेकन हर ओल्ड पोजिशन एज 0 0? बिकॉज शी इज स्टार्टिंग फ्रॉम एडविन टाउन। नाउ लेट्स वर्क इन द सेम मैनर। अगर ये डिटेल्स अगेन उन्होंने नहीं मांगी हमसे, मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं राज के ऊपर। राज की डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, देखें। अब जरा इस पे आइए प्लीज। नाउ राज स्टार्टेड फ्रॉम कैम्बली। अब राज ने कैम्बली से स्टार्ट किया है। अब वो पूछ क्या रहे हैं, आप क्वेश्चन देखें। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ राज रिलेटिव टू एडविन टाउन। उसने स्टार्ट ही कैम्बली से किया है। तो जो स्टार्ट ही कैम्बली से किया है, बट आप डिस्टेंस मांग रहे हैं एडविन टाउन से, पोजीशन। तो कैम्बली और एडविन टाउन की तो ऑलरेडी डिफरेंस है ना वैल्यूज के अंदर, देयर इज ऑलरेडी एन ओल्ड पोजीशन इन्वॉल्व्ड। सो फॉर राज व्हाट हैपेंस इज, राज के लिए ओल्ड पोजीशन होगी 5000 एंड 1000 p। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कैम्बली से स्टार्ट कर रहा है और वो आगे कहीं जा रहा है, हमें नहीं पता किधर। वो कैम्बली से स्टार्ट करके ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो जो भी पोजीशन पे पहुंचेगा, आपको डिस्टेंस चाहिए एडविन टाउन से, तो ये वाला भी तो ऐड करें डिस्टेंस उसके अंदर। तो ये ओल्ड पोजीशन में ऐड होगा, बिकॉज वो कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, अच्छा, इस क्वेश्चन पे अगर लिखा होता फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ राज रिलेटिव टू कैम्बली, जहां से उसने स्टार्ट किया, अगर आपको वहीं से पोजीशन वेक्टर चाहिए होता, तो मैं ये यूज नहीं करता, आई वुड हैव टेकन दिस एज 0 0। इफ दे वांटेड द पोजीशन ऑफ राज आफ्टर 3 आवर्स रिलेटिव टू कैम्बली, तो बस फिर मैं सीधा सीधा काम करता, बिकॉज उसने अगर स्टार्ट ही कैम्बली से किया है तो उसकी ओल्ड पोजीशन तो 0 0 हो जाएगी। बट क्योंकि आप एडविन टाउन से मांग रहे हैं, इसलिए मुझे 5000 1000 p लगाना पड़ेगा ओल्ड पोजीशन में, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी वेक्टर। क्या इसका वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है? नहीं है, तो नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं राज सेट्स आउट फ्रॉम कैम्बली ऑन अ बेरिंग ऑफ 310 एट 2 meters per second। सो राज स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम कैम्बली ऑन अ बेरिंग ऑफ 3। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं जरा,
वेलोसिटी वेक्टर भी मैं एडविन टाउन से निकालूंगा क्या? विल आई कैलकुलेट द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम एडविन टाउन? नो. रीजन? बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम एडविन टाउन, यू आर ओनली टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एडविन टाउन. आप स्टार्ट तो कैम्बली से कर रहे हैं ना, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू देखी जाती है. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैम्बली, सो आई विल टेक द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम कैम्बली. ये है ऑन अ बेरिंग ऑफ 310 and at a speed of 2 meters per second. So this is 310, this is 270, and then this value is 40 degrees. तो हम वो बना लेते हैं, 2 sin 40, 2 cos 40. सो इसका वेक्टर बनेगा 2 cos 40 minus 2 cos 40, 2 sin 40. And when you combine the values, when they want one vector, you have to write them together. It's negative 2t cos 40, 1000p plus 2 sin 40. So since they are saying find the position vector of Raj relative to Edwin Town after t seconds, this is your answer. That's his vector relative to Edwin Town, ER. अच्छा, अब वो कह रहे हैं Manjeet and Raj meet after t seconds. Find the value of t and the value of p. Now this is the case of collision. Now whenever two vectors meet, like in this case, two vectors meet, the old उसका मंजीत वाला वेक्टर है हमारे पास, मंजीत का वेक्टर है 2.5 t cos 70, 2.5 t cos 20. This is equal to, now obviously whenever the two entities meet, तो वो collision point होता है. Technically both of them are at the same point at the same time. What does that mean for us? What's the significance? Significance ये है, आप इनको इसलिए इक्वेट करते हैं बिकॉज इफ दे मीट, टेक्निकली देयर एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस वैल्यू इज इक्वल एट दैट पॉइंट. मतलब आपको आंसर निकालना है टॉप से, और वो जो टी वाला आंसर है वो हम बॉटम वाली इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे. अच्छा, इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग वेदर दे आर कोलाइडिंग और नॉट. इन एनी क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछते हैं कि डिसाइड वेदर देर इज अ कोलिजन और नॉट, तो आपको दोनों वैल्यूज से प्रूव करना होता है कि सेम टी आना चाहिए. अगर दोनों जगह से सेम टी नहीं आता, दैट मीन्स दे आर नॉट कोलाइडिंग. इफ टी नॉट इक्वल, देन नॉट कोलाइडिंग. खैर अभी हमें ये प्रूव नहीं करना, क्योंकि वो खुद ही से कह रहे हैं कि वो मीट कर रहे हैं, तो वो मीट कर रहे हैं तो फिर हमारा मसला ही नहीं है. सो आप ग्रीन वाला पार्ट सॉल्व करें जल्दी से जरा प्लीज. 2.5 t cos 70 इज इक्वल टू 5000 माइनस 2 t cos. उससे आप मुझे आप टी बताइए, टी की वैल्यू क्या आ रही है. कैलकुलेट दिस प्लीज.
Anyone calculating the value for t? T is in seconds. So it takes 2094.5 seconds. Correct? Now, we can use this value to calculate the answer for p. अब आप इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें और p का आंसर भी बता दें क्या आ रहा है क्विकली. I think it's 2094.5. That's correct. I remember doing this question before also. It's 2094.5. Yeah, the value for P. Negative 0.902. Maybe if someone else can give the answer, then we can verify. सही है. Yeah. All right. So this is the answer, and let's move to another part. Um, they can like this. So this is again where the values are being converted. It says in this question, I is a unit vector due east, j is a unit vector due north. Distances are measured in kilometers and time is measured in hours. At अब ये time related है. At 900, ship A leaves a point P with position vector 5i plus 16j relative to an origin O. Yes. Ship A leaves a point P with position vector 5i plus 16j relative to an origin O. So you can call this as the position of ship P. अगर हम data collect कर रहे हैं तो I can call this as AP. It sails with a constant speed of 6 root 3 on a bearing of 120. अब मसला क्या है? मसला जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, every moving entity needs to have an old position. It needs to be related to time and with velocity. आप ये मुझे सब प्रोवाइड करेंगे तो ही मैं इक्वेशन कंप्लीट करूंगा ना. न्यू पोजीशन इज इक्वल्स टू ओल्ड पोजीशन प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. हाउ एम आई सपोज टू कंप्लीट दिस इक्वेशन जब तक सारी वैल्यूज नहीं होंगी? उसका सोल्यूशन ये है, उन्होंने आपको डेटा दिया हुआ है फॉर 6 root 3 ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्रीज. नाउ 6 root 3 ऑन अ बेरिंग ऑफ 120 डिग्रीज, वही बात है. इसका आईजे कैसे निकलेगा? इसका आईजे आपको निकालना पड़ेगा. 6 root 3 on a bearing of 120, somewhere around here. I will draw a line from the origin, connect it, making it 120 degrees. This has a magnitude of 6 root 3 because यहाँ speed लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है speed, yes. इस पे लिखा हुआ है speed, and then this angle should be 30. That gives you the values to work with in this question. ये हो जाएगा
6√3 sine 30, 6√3 cos 30. So these are the values. Now what I will do is, अच्छा, it says show that the velocity vector of A is this. वही जो पूछ रहे हैं, मैं उसी पर ही आ गया था डायरेक्टली, वो velocity vector पूछ रहे हैं. Show that the velocity vector of A. तो मतलब वो आपसे velocity vector पूछ रहे हैं, position vector नहीं पूछ रहे. पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी के बाद बनता है ना. आप ट्रैवल करेंगे तो पोजीशन बनेगी ना. ट्रैवल करेंगे तो पोजीशन बनेगी. अभी तो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा. So velocity vector banega by using the yellow values. We just did this in the previous question also. They have given us a constant speed. Speed देंगे, direction देंगे, आप merge करेंगे, velocity vector बनेगा. इन दोनों को मिला के बनेगा velocity vector. अच्छा, ये जो values given है हमारे पास, आप इन values में notice कर सकते हैं as you were discussing before also. Since the values are in the positive x-axis and in the negative y-axis, that makes it 6√3 cos 30 with a positive sign and 6√3 sine 30 with a negative sign. Now 6√3 cos 30, it's root 3 upon 2. I minus 6√3 into half j. So that becomes 9I minus 3√3j. This is your answer. This is the answer. Now, the second part is an interesting one, जो हमने देखा है पहले भी. The second part, yes. Find the position vector of A at 1200. So the difference between the two values. Some people do get confused in this कि वो velocity vector पूछा था. भाई velocity vector तो speed और bearing को combine करके बन गया, वो हो गया velocity vector. Second part में लिखा हुआ है find the position vector of A at 1200. Position vector कैसे मिलता है? Position vector ऐसे नहीं मिलता. Position vector के लिए equation चाहिए होती है. टेक्निकली वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि यू स्टार्टेड ट्रैवलिंग एट 9, आप 12 बजे कहां पहुंच गए? एट 12, एट विच पॉइंट? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 3 आवर्स के बाद यू स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन क्लिफ्टन, 3 घंटे के बाद आप कहाँ पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे भाई मतलब क्या डायरेक्शन बताएं. और क्या बताएं, चलें डायरेक्शन ही बता दी मैंने, नॉर्थ ट्रैवल करना है आपने. 3 घंटे बाद आप कहाँ पहुंचेंगे, कैसे बताएंगे, मुझे स्पीड तो पता हो. चलें स्पीड ही बता दी मैंने. तो फिर टाइम पता होना चाहिए ना. आई एम सेइंग 3 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स वे विल यू बी. तो ये सब पता होना चाहिए ना, अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितनी स्पीड से ट्रैवल करेंगे, सब पता होना चाहिए. सो फॉर दिस, वो जो कह रहे हैं कि पोजीशन चाहिए, आई विल वर्क विद द न्यू पोजीशन. ओल्ड पोजीशन क्या होगी? 5 and 16. ये कैसे पता? मैंने आपसे कहा था, हर क्वेश्चन में हर मूविंग एंटिटी के लिए देयर इज ऑलवेज अ रेफरेंस पॉइंट टू स्टार्ट फ्रॉम. लास्ट क्वेश्चन में इट वाज एडविन टाउन. इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं शिप ए लीव्स अ पॉइंट पी. काइंड ऑफ लाइक सेइंग शिप ए लीव्स अ पोर्ट पी. सो द शिप हैज लेफ्ट अ पोर्ट. पोर्ट हो गया ओल्ड पोजीशन, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. वेलोसिटी है 9 and -3√3. ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर. टाइम कितना पास हुआ है? टाइम पास हुआ है 3 आवर्स. कैसे पता? क्योंकि उसने 9 बजे स्टार्ट किया है, वो एट 12 पूछ रहे हैं. सो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें. फाइंड द पोजीशन वेक्टर. वी कैन लीव द आंसर इन द सर्ट फॉर्मेट बिकॉज दे हैव ओनली गिवन 1 mark फॉर इट. So it'll 9 0 27 plus 5, that's 32. By the way, क्वेश्चन क्योंकि पूरा आई जे में है, इसलिए आप भी अपने आंसर आई जे फॉर्मेट में दीजिएगा. So my answer will be 32i plus 16 minus 48√3j. And what do we call it? ये है position. Position is just distance. If it's just distance, call it kilometers. If it was speed, I would say kilometer per hour.
Yeah, this is your answer for the second part. Now, moving on to the third part, it says at 1100, मतलब 2 घंटे बाद, at 1100, ship B leaves a point Q. This is another point, not the same point. It leaves a point Q. अब ये port ही change हो गया. For the first part, the port was P. For the first ship, the port was P. For the second ship, now the port is Q. तो ये इसकी old position हो गई. So this is completely different. अब ये बिल्कुल अलग बात हो रही है. This is a new port. 29I plus 16J. It sails with a constant velocity of negative 12 root 3J. ये भी बता दिया उन्होंने. They have given you the velocity vector also, and they have given you the old position vector also. Write down the position vector of B t hours after it starts to sail. ठीक है, टी आवर्स. मतलब इसकी सिर्फ इक्वेशन बतानी है. इसकी ओल्ड पोजीशन हो जाएगी 29 एंड 16 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 0, बिकॉज आई तो है ही नहीं उसमें, negative 2 root 3j. Again, since they have given the values in I and J format, I will also write my answers in I and J format. 29 plus 0, so it becomes 29 plus I. I'm adding all these values. 16 minus 12 root 3t. So you get 29I plus 16 minus 12 root 3t j. ये है उस शिप की पोजीशन, शिप बी की, आफ्टर टी आवर्स. अब हमें नहीं पता कि टी क्या है. What? Oh, sorry, अच्छा, my mistake. Got it. Sir, how did you figure out that it had been only 3 hours earlier? Because it started at 9, na? It says the ship started at 9 and at 12. 3 hours away, na? Alright, so this is the position. Now it says find the distance between the ships at 1200. 1200 पे दोनों के बीच में कितना distance है? So basically they are talking about the gap in between the ships. How do you calculate the gap? देखें, relative बात करें. Relative बात से मेरा मतलब ये है, the first ship has taken 3 hours to reach a certain point, which is this. The first ship took 3 hours to reach a certain point, which is this. The second ship will take 1 hour to reach a certain point. हमें नहीं पता क्या point है वो. मतलब कहीं पे पहुंचा होगा ना. But why 1 hour? Because it started at 11. तो 12 बजे तक इस शिप को तो 1 hour ही हुआ है ना. So for ship A, I know the value. Ship B के लिए it will be 29I plus 16 minus 12 root 3 into 1. देखिए, अब मैं अगेन पर्सनली आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग विद द वर्टिकल वेक्टर्स, मतलब कॉलम वेक्टर्स के फॉर्मेट में मुझे ज़्यादा इजी लगता है. आई और जे में इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, बट इट्स योर चॉइस, आप जैसे चाहें वर्किंग करें. सो फॉर मी टाइम 1 हो गया उसमें, तो टाइम ड्यूरेशन हैज़ बीन, टाइम इंटरवल इज 1 hour. सो आफ्टर 1 hour शिप बी इज एट दिस पॉइंट. अब ये हो गया शिप बी का पॉइंट, और शिप ए इज एट दिस पॉइंट. अब वो एक दूसरे से कितना दूर है? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स एट 1200. नंबर वन, तो वो डिस्टेंस कह रहे हैं. डिस्टेंस आई जे में नहीं होता. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स नॉट डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस का मतलब ये है, सो एक शिप एक पॉइंट के ऊपर है, द अदर शिप इज एट द अदर पॉइंट. समझ आ रही है बात? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट देयर डिफरेंस, ताकि पता चले इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है. बिकॉज ये जो डिस्टेंसेस आए हुए हैं, ये इनके एक दूसरे से रिलेटिव नहीं है. मतलब मैं शिप ए पे खड़ा होकर बी को नहीं देख रहा हूं, मैं शिप बी पे स्टैंड करके ए को नहीं देख रहा. ये इनके डिस्टेंसेस अपने अलग अलग पास हुए हैं. इट्स लाइक somebody इज एट
वन पॉइंट इन द सिटी एंड देन समबडी इज एट अनदर पॉइंट, वो किसी एक पॉइंट के हिसाब से रिलेटिव चल रहे हैं ना। अब हमें तो ये चेक करना है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। So whenever such a question comes, when they say what's the distance between the two ships, if it says distance between the two ships, the first thing that you need to do is you need to calculate the vector AB. What's AB? कि भाई A से B को कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में। आप इन दोनों का डिफरेंस तो निकालें पहले। डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप कीजिए फर्स्ट शिप कि भाई A से B जाने में क्या लग रहा है। दिस माइनस दिस। अच्छा, अब आप मुझसे ये कहेंगे सर वाई दिस माइनस दिस, वाई नॉट द अदर वे अराउंड, आप 29 वाला वेक्टर पहले क्यों नहीं रख रहे? उसका जवाब ही कि डजेंट मैटर, मुझे तो वेक्टर चाहिए ही नहीं, मुझे तो बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि कोई ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है। व्हेन दे हैवंट टॉक्ड अबाउट द डायरेक्शन, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द माइनस और द प्लस साइन, मुझे तो सिर्फ इनको माइनस करना है। आपको लगता है कि 29 ये वाला वेक्टर पहले रखना चाहिए, रख दीजिए। आपको लगता है ये वेक्टर पहले रखना चाहिए, योर चॉइस। 32 माइनस 29, 3। 16 minus 16 technically becomes 0, so then it's negative 9 root 3 plus 12 root 3. I get the vector 3 and 3 root 3. हो सकता है आप में से किसी ने उसको the other way round सॉल्व किया हो, उनके वेक्टर में आंसर आ जाए -3 एंड -3 root 3। दैट्स कंप्लीटली फाइन, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर निकलेगा अभी मैग्नीट्यूड। कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड? हमें तो एक ही तरीका आता है मैग्नीट्यूड निकालने का, and that is this. Is this correct? 6 kilometers. So the ships are 6 kilometers apart at 1200. At 1200, the ships are 6 kilometers apart. Because magnitude is distance. When they're saying distance, distance is magnitude. Distance is technically the value, na? It's just directly kitna distance hai. 6 kilometers, 5 kilometers, that is the magnitude. So when they talk about the speed or they talk about the distance, we calculate the magnitude. When they talk about the displacement, so these I and J values are in displacement. क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है ना, I और J के अंदर तो वी हैव डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड। इट्स लाइक दिस is a velocity, and then this alone is a speed. If you combine speed with direction, then it becomes a velocity value. आप हर क्वेश्चन के अंदर यही करते हैं ना। इसमें जब आप वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उन्होंने लास्ट पार्ट में कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, सो फॉर द डिस्टेंस वी आर वर्किंग विद द मैग्नीट्यूड। वैसे भी डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखें, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। दैट्स ऑल्सो डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड की जब भी बात करेंगे तो हमें विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस एक क्वांटिटी निकाल के दिखानी पड़ती है ना। दैट इज वाई। ऑल राइट, चलें जी। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। वन सेकेंड। सो a question. Okay, मैं जरा I just need to pause the recording 1 second. All right, so for like a question like this, it says it says a particle A starts from the point with position vector 3, -2 and travels with speed 26 meters per second in the direction of the vector 12, 5. So particle A, we have the old position for particle A, which is 3 and -2.
and it travels with a speed of 26 meters per second. Acha, it says in the direction of 12 and 5. Can you spot the difference between this question and the previous question? यहां लिखा था with a constant speed of 6 root 3 in the direction of 120. वहां एंगल गिवन था. यहां पे they have given you the vector in which you are traveling. इस 12 5 का मैं नहीं कह रहा कि आप ये काम करें. कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको सिर्फ. The concept of giving the direction as 12 and 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई डायरेक्शन आप यहां से लीजिए. आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 5 यूनिट्स ऐसे जाएं और आप 12 यूनिट्स ऐसे जाइए. दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली टेलिंग अस. वो हमें बता रहे हैं कि आप ट्रैवलिंग ऐसे करिए, 12 यूनिट्स चले जाएं टॉप ऑफ 5 यूनिट्स. मतलब अगर कभी इसके थ्रू भी एंगल निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं. मतलब दिस वैल्यू डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स टू एन एंगल ऑफ tan theta is equals to 12 upon 5. This transforms to an angle of theta is equal to tan inverse of 12 upon 5. Theta is equals to, इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करें. मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो उन्होंने आपको डायरेक्शन बताई उसका मतलब क्या है. 67.38, दैट मीन 67.4 डिग्रीज. 67.4 क्या समझ लें. अच्छा, इसको बेरिंग में कन्वर्ट करते तो क्या बनता है? 90 से माइनस करें जरा. 90 माइनस 67.4, दैट इज 22.6. मतलब इस क्वेश्चन को अगर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिजाइन किया होता ना, अगर ऐसे डिजाइन किया होता तो इंफॉर्मेशन गिवन होती कि travels with a speed of 26 meters per second in the direction of 22.6 degrees, or in the bearing of this. If the same question was designed with the previous logic तो वो ऐसे designed होता. That's all they are telling you. क्योंकि वो कह रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन यहां से यूज करें, और तो कुछ नहीं कह रहे ना. वो कह रहे हैं बस डायरेक्शन यहां से उठा लें आप. स्पीड ये सही है, डायरेक्शन ये है. क्योंकि अगर मैं आपको स्पीड बताऊंगा किसी क्वेश्चन में तो मैं आपसे कह रहा हूं ट्रैवल करें इस स्पीड पे, तो ये भी तो बताऊं कि डायरेक्शन क्या है. मैं आपसे कहता हूं ये लो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओ, बस भाई किस डायरेक्शन में? इफ इट्स अ फ्लैट ग्राउंड किस डायरेक्शन में जाना है? तो डायरेक्शन वो आपको या तो वेक्टर से दे सकते हैं या डिग्री से दे सकते हैं. अच्छा, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? व्हाट डू वी डू एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन? देखिए, उन्होंने आपको ये दिया है 12 and 5, एंड इट सेज कि ट्रैवल्स विद अ स्पीड ऑफ 26 meters per second. या with a speed of 26 meters per second and in the direction of 12 and 5. मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है. अभी एक अगर टाइम होता तो मैं वो कराता, मैं किसी और क्लास के अंदर भी करा दूंगा. देखिए, बात ये है, आप इस मैग्नीट्यूड से ट्रैवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब टेक्निकली इन दोनों के वेक्टर सिमिलर होने चाहिए ना. एक वेक्टर, या सॉरी मैंने गलत लिख दिया है. 5 यूनिट स्टॉप होना चाहिए था. शुड हैव बीन मोर केयरफुल. एनीवे, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? दिस इज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना मैं क्या बताना चाह रहा था, कि दिस इज हाउ वी वर्क विद दीज वैल्यूज. एंड इसका एंगल बता दें क्या आता. बात कर लेते हैं उसके ऊपर जल्दी से. tan की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 क्या आती वैल्यू? ओके, सो वो दैट्स द अदर वे अराउंड. ओके, सो ये 22.6 हो जाता, ये हो जाता 67.4. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है. बहरहाल द पॉइंट, नहीं सेम आंसर नहीं है. सेम आंसर मतलब वो है बेरिंग चेंज हो जाएगी ना. बट अगेन दिस वाज द कॉन्सेप्ट. मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड्स. अच्छा, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, इफ दे टेल यू कि दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड देन इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच टू वर्क.
सिंपल अप्रोच कैसे है? मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, आप मुझे जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाएंगे? 13। इसका मैग्नीट्यूड 13 है, उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 26 है। क्या मतलब हो इस बात का? दैट वेक्टर इज 2 टाइम्स दिस वेक्टर। मैंने बार बार एक चीज समझाई है, u इज इक्वल्स टू के वी। इफ वन वेक्टर इज k टाइम्स द अदर वेक्टर, देयर मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो रिलेटेड विथ k। ये बात सही है? अगर एक वेक्टर दूस पैरेलल वेक्टर्स, इफ वन वेक्टर इज k टाइम्स द अदर वेक्टर, ये सुन लें बात, ये दो स्टेटमेंट्स बहुत काम आती हैं वेदर इट इज मैथ और एड मैथ। इफ वन वेक्टर इज k टाइम्स द अदर वेक्टर, their magnitude is also k times the magnitude of the other vector. How can we use this statement in literally any question wherever they come across parallel vectors or scalar multiples? How can we use it? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी वेक्टर को, उस दिन मैंने बताया भी था, ये रोहेल को भी बताया था, आप किसी भी वेक्टर को किसको यू कंसिडर करना चाहेंगे मुझे बताएं। आप इसको यू कहेंगे या इसको यू कहेंगे, मुझे बता दीजिए, आप बताएं, उस हिसाब से चलता हूं मैं जल्दी जल्दी। इज दिस यू और इज दिस यू? यू वांट टू टेक 26 एज यू, फेयर इनफ, आई टेक दिस एज यू। सो लेट्स फिल दिस वैल्यू, u इज इक्वल्स टू के वी। यू वेक्टर आपको पता है? नहीं। k टाइम्स ऑफ विच वेक्टर? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? आई डोंट नो द वेक्टर ना, आई डोंट नो द वेक्टर, आई जस्ट डिड दिस वेक्टर इज k टाइम्स द अदर वेक्टर, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ही बताया हुआ है। Now talk about the magnitude. What's the magnitude of u? 26 is equals to k times what's the magnitude of v? 13। k क्या आ गया? 2। बस वो 2 आप यहाँ यूज कर लें। मतलब जिस वेक्टर की वो बात कर रहे हैं वो वेक्टर होगा 24 and 10। ये मैं आपको करा रहा हूँ इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, इसकी जरूरत नहीं है। आई मीन इफ आई वॉज टू डू दिस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। मैं इसको मैग्नीट्यूड निकालता, 13 आता आंसर। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एक नहीं मल्टीपल कराए हैं, वो रिसोर्स बुक के अंदर ही है। जब मैंने आप लोगों को बहुत दफा ये बताया कि मैग्नीट्यूड से नया वेक्टर कैसे बनता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आंसर आता है 13। 13 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 26 बन रहा है। बस जिस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड बन रहा है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर बन जाएगा। सीधी सीधी बात है। जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके मैग्नीट्यूड बन रहा है, उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके वेक्टर बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ये इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में है। मैं आपको इसकी, मैं करवा नहीं रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ये देखें आप, ये लिखा हुआ, द वेक्टर v हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 39 यूनिट्स एंड इज इन द सेम डायरेक्शन एज -12 5। ये मैं करवा चुका हूं आपको। ये 39 यूनिट्स है, -12 and 5 की डायरेक्शन में है। हम क्या करते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आंसर आता है 3। सॉरी, आंसर आता है 13। 13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 39 बने? 3 से। तो बस आप क्या करें, अपने वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, बात खत्म। नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। वी डिड अ सिमिलर क्वेश्चन। Find the vector in the direction, opposite direction to 15 and -8 and has a magnitude of 8.5। मैग्नीट्यूड 8.5 है, डायरेक्शन ये है, क्या करूं मैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालें, क्या आएगा? 15 और -8 का मैग्नीट्यूड क्या आता है? आई थिंक 15 आएगा, नो, 17। 17। 17 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 8.5 बने? डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट विल यू डू? आप अपने इस वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दें। एंड इट सेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब आप सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 मत करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? दैट्स हाउ वी वर्क विद दीज वैल्यूज। इट्स वेरी सिंपल। वापस आ जाएं इसके ऊपर, जल्दी से ये करते हैं। एट द सेम टाइम,
अच्छा ओके, आई हैवंट कैलकुलेटेड द वेक्टर। सो इसकी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू दी ओल्ड पोजिशन प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी क्या बनाई आपने? 24 and 10। सो आपको वेक्टर मिल गया 3 + 24 t -2 + 10 t। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये सारी वर्किंग की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इट्स लाइक आपको अगर मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है तो आप ऐसे करें, अदरवाइज मार्क्स आपको इस बात पे भी मिल जाएंगे कि आप ये चेक करें कि इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उसी नंबर से वेक्टर बना लें। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब आइए पार्ट बी के ऊपर। एट द सेम टाइम पार्टिकल बी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर। सो ये पार्टिकल बी की वैल्यू हो गई। It travels with a speed of 20 meters per second at an angle of alpha above the x-axis, where tan alpha is equals to 3/4. At an angle alpha above the x-axis, मतलब ये इस एंगल पर जा रहा है, ये एंगल हो गया अल्फा, ये इस पे जा रहा है 20 की स्पीड पे, जहां पे tan अल्फा है 3/4, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट? आई डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट द एंगल। अगर वो मुझसे एंगल भी पूछते तो मैं बता सकता हूँ, बट आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। क्यों? क्योंकि मुझे तो काम हो गया ना मेरा। मुझे तो 3 और 4 मिल गया ना कॉलम वेक्टर। ये तो और आसान हो गया मेरे लिए। दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। वो आपको बताना चाह रहे थे कि इस डायरेक्शन वेक्टर में जाना है, तो उन्होंने इस तरह बता दिया। अब मैं क्या करूं? मैं अभी भी वही करूंगा जो फर्स्ट पार्ट में किया था। मैं अभी भी वही करूंगा। कैसे? मैं 3 और 4 का निकालूंगा मैग्नीट्यूड। बताएं क्या आ रहा है? 3 4 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बनता है? 4। बस तो आप अपने वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, बात खत्म। वो आ गई आपकी स्पीड। स्पीड नहीं, सॉरी, वेलोसिटी। 5 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 4 को। भाई डायरेक्शन तो बता दी ना उन्होंने, बस इसी डायरेक्शन में 20 का वेक्टर चाहिए मुझे। इट्स लाइक सेइंग कि ये वेक्टर बना हुआ है 5 का, आपको इसी डायरेक्शन में 20 का वेक्टर चाहिए। आप ये समझ लें कि आपका वेक्टर बना हुआ है 5 का, आपको इसी डायरेक्शन में 20 का वेक्टर चाहिए। तो 20 का वेक्टर क्या होगा? उसकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 12, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 16। यही बात हो गई ना? द सिमिलैरिटी कंडीशन। इज दिस क्लियर? समझ आ रही है बात? अच्छा, अब इसका वेक्टर क्या बनेगा? फाइंड द पोजीशन वेक्टर। सो न्यू पोजीशन फॉर बी विल बी द ओल्ड पोजीशन। ओल्ड पोजीशन क्या थी इसकी? प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। ये इसकी वेलोसिटी है। बस ये वैल्यू आ गई। हेंस फाइंड द टाइम एट विच ए एंड बी मीट एंड द पोजीशन वेयर दिस अकर्स। वो तो आसान है। आप दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर लें। जस्ट इक्वेट द टू वेक्टर्स, गेट द वैल्यू ऑफ टी, एंड देन विद दैट टी, उस टी को या तो ए के वेक्टर में पुट कर दें या बी में पुट कर दें टू गेट द पोजीशन, बिकॉज दे मस्ट बी अ पोजीशन ना, तो वो उनको पोजीशन वेक्टर चाहिए। समझ आ रही बात? बाय द वे, इवन दिस इज नॉट द वन दैट मैं ये भी आपको करा चुका हूं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये कराया था, जिसमें लिखा हुआ ही ऐसे था। तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसे भी लिखा होता है। असल में आप लोगों ने पिछले इतने लेक्चर्स के अंदर ना ध्यान नहीं दिया। देयर वॉज अ क्वेश्चन आई स्टिल रिमेंबर विच specifically mentions the vector value
and okay, it's with the x-axis. I don't know, there was a part, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, वो मैंने देखा था वो, उस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखा हुआ होता है. Anyway, there was a question just which mentions the horizontal axis with the x-axis. चलें, खैर कोई मसला नहीं है, अभी आपने देख लिया. क्योंकि कभी कभार वो बेरिंग वाइज बताते हैं, एट टाइम्स वो ये भी कह देते हैं कि इट्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो कैलकुलेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस. ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड या वी जस्ट डिड दिस आल्सो. ऑल राइट, एनीवे, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. बाकी तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा. फिर कोई और क्लास अगर करनी हुई तो मैं वो डिलेड लॉन्च वाले उसके ऊपर एक क्लास और कर दूंगा. वो तो छोटा सा पार्टी होगा. आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, इतना मैंने कोशिश करी है जितना कॉन्सेप्चुअली इसको क्लियर कर सकूं. इफ देर इज एनी मोर क्वेश्चन डू लेट मी नो, आई क्लियर दैट आउट एज वेल. ऑल राइट.